वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य जो कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक रहा। और मुगल साम्राज्य में हम लोग मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, उसके धार्मिक नीतियों को पढ़ा, परिचय के बारे में पढ़ा, सैन्य एवं प्रशासन को पढ़ा। तो आज हम लोग अकबर की कुछ स्थापत्य कला एवं अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, उसके कुछ चित्रकारी की चर्चा करेंगे क्योंकि चित्रकारी का वह शौकीन था। तो सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला की शुरुआत करेंगे अकबर की। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है इनसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था पर और उसके बाद अकबर के चित्रकारी, अकबर का जो मन था चित्रकारी में उस पर चलेंगे। तो चलिए स्थापत्य कला की चर्चा करते हैं। पहले अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहता है, ये तो हमने बता चुका। अब स्थापत्य कला की चर्चा की जाए तो सबसे पहले 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में सिकरी नामक ग्राम, तो आगरा के किनारे सिकरी नामक ग्राम 1572 ईस्वी में सिकरी नामक ग्राम, याद रखेंगे सिकरी नामक एक गांव था, वहीं पे एक शहर का निर्माण किया। गुजरात विजय की खुशी अर्थात फतह की खुशी में जब गुजरात पर फतह करता है 1572 ईस्वी में, गुजरात पर विजय प्राप्त करता है अकबर 1572 ईस्वी में, तो उसी फतह की खुशी में एक सिकरी नामक ग्राम में एक शहर का निर्माण करता है। उस शहर का क्या नाम था? तो फतेहाबाद या फतेहपुर। बाद में सिकरी जोड़ा और शहर का नाम क्या पड़ा? फतेहपुर सिकरी, जो आगरा के नजदीक है। तो 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने सिकरी नामक एक ग्राम में एक शहर का निर्माण किया। गुजरात की विजय की खुशी अर्थात गुजरात पर फतह की खुशी में, यानी कि गुजरात पर जब फतह करता है तो इसी कारण 1572 ईस्वी में सिकरी नामक एक ग्राम में एक शहर का निर्माण करता है। उस शहर का नाम क्या रखा? तो फतेहाबाद या फतेहपुर। और बाद में उसमें एक शब्द जोड़ा सिकरी और उसका नाम हो गया फतेहपुर सिकरी, क्योंकि वह जो शहर बसाया था फतेहाबाद वह सिकरी नामक ग्राम में ही बसाया था। तो इसी कारण 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? आगरा के निकट एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। यह काफी महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे कि 1572 ईस्वी में अकबर ने सिकरी नामक ग्राम में एक शहर का निर्माण किया। कब? जब 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त करता है, तो उसी विजय की खुशी में, उसी फतह की खुशी, गुजरात फतह की खुशी में वह सिकरी नामक ग्राम में शहर का निर्माण करता है। और उस शहर का क्या नाम रखा? तो फतेहाबाद या फिर उसे फतेहपुर या फतेहाबाद के नाम से शहर का निर्माण किया। बाद में चूंकि वह सिकरी नामक ग्राम में उस शहर को बसाया था, तो उस फतेहाबाद में या फतेहपुर में सिकरी जोड़ दिया, तो उस शहर का नाम हो गया फतेहपुर सिकरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा में आता है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। कब किया? 1572 में। कहां पे? तो आगरा के निकट, याद रखेंगे आगरा में या आगरा के निकट एक ही बात है। 1572 ईस्वी में ही फतेहपुर सिकरी में
एक बहुत ही मजबूत दरवाजा का निर्माण किया जिसे बुलंद दरवाजा कहा गया। तो 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक मजबूत दरवाजे का निर्माण किया जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अकबर 3 राजधानियां बनाता है, पहला फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर और उसके बाद आगरा, और वही आगरा उसके मरणोपरांत तक रहता है। तो सबसे पहली राजधानी 1573 ईस्वी में किसको बनाया? फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि फतेहपुर सीकरी साम्राज्य के मध्य में था। कुछ समय बाद पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी से राजधानी क्या हो गया? हट गया। याद रखेंगे ये बात। तो कहा गया कि 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, क्योंकि सीकरी जो था, फतेहपुर सीकरी, वह साम्राज्य के बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन कुछ समय बाद पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी से राजधानी को हटा दिया गया। तो 1573 ईस्वी में पहली राजधानी बनाया अकबर ने, किसे? तो फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि फतेहपुर सीकरी पूरे साम्राज्य के बीचों बीच था। और कुछ समय बाद पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को राजधानी से क्या किया? हटा दिया। याद रखेंगे। तो पहली राजधानी कहां पे? फतेहपुर सीकरी में, ये याद रखेंगे। उसके बाद 1578 ईस्वी, 1578 ईस्वी में आगरा के किले में दीवाने खास जो मंत्रियों एवं खास लोगों के साथ बैठक करने के लिए बनाया गया था। तो मंत्रियों एवं खास लोगों के साथ बैठक करने के लिए आगरा के किले में दीवाने खास बनाया, तथा दीवाने आम लोगों के साथ बैठक करने के लिए का निर्माण किया। तो 1578 ईस्वी में आगरा के किले में दीवाने खास, जो कि मंत्रियों एवं खास लोगों के साथ बैठक करने के लिए बनाया था, जबकि दीवाने आम लोगों के साथ बैठक करने के लिए अकबर ने बनाया था। इसे याद रखेंगे। तो क्या हमने कहा कि 1578 ईस्वी में आगरा के किले में दीवाने खास, जो कि मंत्रियों एवं खास लोगों के साथ बैठक करने के लिए बनाया था, जबकि दीवाने आम यानी कि आम लोगों के साथ बैठक करने के लिए बनाया था। कहां पे? 1578 में आगरा के किले में। यह इंपॉर्टेंट है, आता है कि 1578 ईस्वी में आगरा के किले में दीवाने खास यानी कि मंत्रियों एवं कुछ जो विशेष व्यक्ति थे, खास व्यक्ति थे, उनके साथ अकबर बैठक करता था, उसके लिए बनाया था। और दीवाने आम बनाया, खास यानी कि आम लोगों के साथ बैठक करने के लिए। कहां पे? आगरा के किले में 1578 में। फतेहपुर सीकरी में शाही उद्यान, आरामगाह, सामंतों तथा दरबारियों हेतु आवास, बच्चों के लिए मदरसे इत्यादि का निर्माण किया। तो याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में शाही उद्यान यानी कि राजा एवं महाराजाओं के लिए बगीचा, आरामगाह यानी कि लोग वहां जहां पे आराम करते हैं उस आरामगाह का निर्माण किया, सामंतों एवं दरबारियों हेतु आवास का निर्माण किया, बच्चों के लिए मदरसों का निर्माण किया। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या क्या निर्माण किया? शाही उद्यान यानी कि बागीचे का निर्माण किया, आरामगाह यानी कि यात्रियों के आराम करने के लिए आरामगाह का निर्माण किया, सामंतों तथा दरबारियों हेतु आवास का निर्माण किया, बच्चों के लिए मदरसे का निर्माण किया। ये याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में
दो प्रसिद्ध इमारतों, सेवा इमारतें, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता था, तो कारवासेरी, टकसाल, निर्माणिया, बड़ा बाजार, चहर सूफ, तो तथा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व के लंबवत। दूसरा शाही इमारत, सबसे बड़ी जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद आती थी, आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें आती थी, जिसे दौलत खाना भी कहते थे। याद रखेंगे कि दौलत खाना का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो फतेहपुर सिकरी ने दो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया। पहला इमारत सेवा इमारत कहलाया, जिसके अंतर्गत जो सर्विस वाले विभाग होते थे, जहां पे सेवा प्रदान की जाती थी, जैसे कि कारवासेरी। कारवासेरी जिसे हम लोग आज एक प्रकार से धर्मशाला कह सकते हैं, जहां पे यात्री या बाहर से लोग आकर रुकते थे, इकट्ठा होते थे, आराम करते थे। तो कारवासेरी, टकसाल, जहां पे नोटों का अदला बदली होता था, नोटों यानी या सिक्कों का निर्माण होता था, टकसाल का निर्माण किया। निर्माणिया यानी कि कई चीजों का निर्माण, उद्योग धंधे के लिए कई चीजों का जहां पे निर्माण होता है, तो वैसे जगहों का निर्माण किया, जिसे निर्माणिया कहा जाता है। बड़ा बाजार, जिसे चहर सूफ, यानी कि जो व्यापार का केंद्र था, बड़ा बाजार, जहां पे जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थी। तो फतेहपुर सिकरी में दो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया। कौन कौन? एक कारवासेरी, टकसाल, निर्माणिया और बड़ा बाजार। बड़ा बाजार को चहर सूफ भी कहा जाता था, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। साथ ही साथ दूसरा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व के लंबवत शाही इमारत, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद, आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें आती थी, जिसे दौलत खाना भी कहते थे। तो इस प्रकार फतेहपुर सिकरी में दो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया अकबर ने। पहले को सेवा इमारत कहा जाता है और दूसरे को शाही इमारत। सेवा इमारत के अंतर्गत कारवासेरी, जहां पे जो एक धर्मशाला का रूप था। दूसरा टकसाल, मुद्रा के लिए, मुद्रा निर्माण के लिए, मुद्रा विनिमय के लिए टकसाल का निर्माण किया। निर्माणिया, जहां पे कई चीजों का उद्योग धंधा होता था, निर्माण होता था। और साथ ही साथ बड़ा बाजार का निर्माण किया। तो बड़ा बाजार जो कि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होता था, जिसे चहर सूफ कहा जाता था। तो ये सभी सेवा इमारत में आते थे। दूसरा दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व के लंबवत शाही इमारत का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत शाही भवन आते थे, जैसे सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद, आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें, जिन्हें दौलत खाना कहा जाता है। तो इसका निर्माण किया किसने? अकबर ने। बंगाल में राजा मान सिंह के द्वारा एक मंदिर का निर्माण आरंभ किया गया, बिना अकबर की अनुमति के। 1595 ईस्वी में अकबर द्वारा उस मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश जारी। तो याद रखेंगे कि बंगाल में राजा मान सिंह के द्वारा एक मंदिर का निर्माण आरंभ किया गया, वो भी बिना अकबर की अनुमति के। लेकिन 1595 ईस्वी में अकबर उस मंदिर के स्थान पर किस चीज को बनाने का आदेश जारी करता है? तो एक मस्जिद को बनाने का आदेश जारी करता है। याद रखेंगे कि बंगाल में राजा मान सिंह के द्वारा एक मंदिर निर्माण करने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी बिना अकबर की अनुमति के। इसी कारण उस मंदिर को हटाकर 1595 ईस्वी में अकबर ने एक मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया। याद रखेंगे कि बंगाल में, कहां पे? बंगाल में राजा मान सिंह के द्वारा बिना अकबर की अनुमति के एक मंदिर बनाने का कार्य शुरू हुआ, जो कि 1595 ईस्वी में अकबर द्वारा उस मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। 1585 ईस्वी में
फतेहपुर सीकरी को हटाकर लाहौर को राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी तो थी फतेहपुर सीकरी, लेकिन 1595 ईस्वी में अकबर उस राजधानी को हटा देता है। तो 1595 ईस्वी में 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को हटाकर अकबर कहां राजधानी बनाता है? तो लाहौर में। याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी को 1585 ईस्वी में राजधानी से हटाकर लाहौर को राजधानी बनाता है अकबर। यह दूसरी राजधानी थी। 1599 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया, लाहौर को हटाकर, और यही आगरा अंत तक राजधानी रहा। तो फिर से एक बार लाहौर को हटा देता है, और लाहौर को राजधानी से हटाने के बाद 1599 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाता है। किसे हटाकर? लाहौर को हटाकर। और यही आगरा अंत तक 1605 ईस्वी तक, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक राजधानी रहता है। तो अंतिम राजधानी कौन बनाता है? अकबर। लाहौर को हटाकर 1599 ईस्वी में आगरा को, जो उसके अंतिम जीवन काल तक रहता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण इंपॉर्टेंट है कि अपने पिता हुमायूं के नाम पर एक मकबरे का निर्माण करता है दिल्ली में। कौन? अकबर। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण, इसे याद रखेंगे। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में, हुमायूं वाले चैप्टर में, हुमायूं ने एक मकबरे की नींव रखी थी, लेकिन उसका पूरा निर्माण किसने कराया? तो इस अकबर ने। तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया किसने? अकबर ने। याद रखेंगे। आगरा के लाल किले का निर्माण, आगरा में जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से, याद रखेंगे। तो आगरा में लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण किया किसने? अकबर ने। तो याद रखेंगे, आगरा में लाल किले का निर्माण किया किसने? अकबर ने, लाल बलुआ पत्थर से। पंचमहल जो कि आगरा में है, जबकि जोधाबाई का महल जो भरतपुर में है, में निर्माण किया। हमने बताया था कि जोधाबाई को आगरा में कोई स्थान नहीं मिला था, क्योंकि वह हिंदू थी, इसलिए उसे भरतपुर का एक छोटा सा गांव मिला। तो वही भरतपुर में अकबर ने जोधाबाई का महल का निर्माण किया, जबकि आगरा में पंचमहल का निर्माण किया। पंचमहल जो 5 इमारतों का एक महल है, तो आगरा में पंचमहल का निर्माण किया अकबर ने, जबकि भरतपुर में जोधाबाई का महल का निर्माण किया। याद रखेंगे कि पंचमहल का निर्माण किसने किया? अकबर ने। कहां पे? आगरा में। जबकि जोधाबाई महल का निर्माण कहां पे किया अकबर ने? भरतपुर में। याद रखेंगे। इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण, तो याद रखेंगे, अकबर ने इलाहाबाद का किले का निर्माण किया, साथ ही साथ लाहौर के किले का भी निर्माण किया। यह भी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने किया? अकबर ने। लाहौर के किले का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने। याद रखेंगे। तो इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण किसने किया? अकबर ने। 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम बदलकर क्या रखा? इलाहाबाद रखा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही इलाहाबाद का किला बनाया, तो 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम बदलकर क्या रख दिया? इलाहाबाद रख दिया। यह भी पूछा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद इसलिए रखा क्योंकि उसने अपने आप को जिले इलाही कहा था, दीने इलाही नामक एक धर्म चलाया था। तो इसी कारण इलाही का मतलब होता है महान। तो अपने नाम पे प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया, और अब फिर से एक बार वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो प्रयागराज रखा गया है।
तो इलाहाबाद का किला एवं लाहौर के किले का निर्माण किया अकबर ने, और 1583 ईस्वी में इलाहाबाद के किले के निर्माण के बाद प्रयागराज का नाम बदलकर क्या रख दिया, इलाहाबाद। याद रखेंगे। एक और फैक्ट है जो हम लोग स्थापत्य कला में देखेंगे कि साम्राज्य के सभी लोगों की समस्याओं को निपटारा करने हेतु चलित दरबार का निर्माण, इसे आप लोग नोट कर लें कि साम्राज्य के स्थापत्य कला कहीं अंतर्गत हम लोग नोट करेंगे, साम्राज्य के सभी लोगों के समस्याओं के निपटारा हेतु चलित दरबार की शुरुआत। तो साम्राज्य के सभी लोगों के समस्याओं के निपटारे के लिए अकबर ने क्या किया कि चलित दरबार की शुरुआत किया। यह चलित दरबार क्या करता था, तो घूम घूम कर समस्या समाधान, तो याद रखेंगे कि अपने स्थापत्य कला के अंतर्गत अकबर ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था कि साम्राज्य के सभी लोगों की समस्याओं के निपटारा हेतु चलित दरबार का निर्माण किया या शुरुआत किया, जो घूम घूम कर समस्या का समाधान करते थे। इसे याद रखेंगे। यह भी पूछा जाता है कि चलित दरबार अर्थात कि दरबार अकबर जो था घूम घूम कर लोगों की समस्याओं का निपटारा करता था। अपने साथ कुछ विशेषज्ञ लोगों को रखा था और घूम घूम कर लोगों की समस्याओं का निपटारा करता था। इसे चलित दरबार कहा जाता है। याद रखेंगे ये शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे कि चलित दरबार की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने, जो घूम घूम कर लोगों की समस्याओं का समाधान करता था, निपटारा करता था। तो ये तो था अकबर के स्थापत्य कला का। अब हम लोग आते हैं इसके अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अकबर के आर्थिक व्यवस्था को हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसे हम लोग अलग से देखेंगे। किसान, भूमि, तो सबसे पहले हम लोग भू राजस्व प्रणाली, तो सबसे हम लोग अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं साम्राज्य व्यवस्था में विस्तार हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया। कब अपनाया, तो 1573 से 1574 ईस्वी में। अपने अर्थव्यवस्था एवं साम्राज्य व्यवस्था में सुधार के लिए, विस्तार के लिए अकबर ने किसके नियम को अपनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग एवं हुलिया प्रणाली को। हमने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों पर हुलिया और जबकि घोड़े पर दाग प्रणाली की शुरुआत की थी ताकि उन्हें पहचाना जा सके अपने युद्ध में। तो अर्थव्यवस्था एवं साम्राज्य व्यवस्था में विस्तार हेतु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया। कब अपनाया, तो 1573 से 1574 ईस्वी में। तो 1573 से 1574 ईस्वी में अकबर ने अर्थव्यवस्था एवं साम्राज्य व्यवस्था में विस्तार हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया। कब अपनाया, तो 1573 से 1574 ईस्वी के बीच। पूरे साम्राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली हेतु
खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत, याद रखेंगे, कोई भी टकसाल शुल्क देने में सक्षम था। सोने अथवा किसी दूसरे मुद्रा का आसानी से परिवर्तन। तो पूरे साम्राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली को लागू करने के लिए अकबर ने खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, याद रखेंगे, खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कोई भी टकसाल शुल्क देने में सक्षम था। अर्थात किसी प्रकार का टकसाल हो, किसी प्रकार का मुद्रा हो, किसी प्रकार का सिक्का हो, चाहे सोने का हो, तांबे का हो, चांदी का हो या किसी अन्य धातुओं का हो, मुद्रा हो, तो उसे आसानी से परिवर्तन किया जा सकता था और वह उसी रूप में भी दे सकता था। अर्थात सोने अथवा किसी दूसरे मुद्रा का आसानी से परिवर्तन हो सकता था। तो पूरे साम्राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली को लागू करने के लिए अकबर ने क्या किया, तो खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, जहां पे कोई भी टकसाल शुल्क देने में सक्षम था। टैक्स भी देना होता था तो लोग जिसके पास जो मुद्रा थी उसी रूप में उसे दे सकता था और वहां पे उसका परिवर्तन हो जाता था। तो जहां पे सोने अथवा किसी दूसरे मुद्रा का आसानी से परिवर्तन हो जाता था, चाहे वो मुद्रा सोने का हो या किसी अन्य धातुओं का, आसानी से परिवर्तन हो जाता था खुली टकसाल व्यवस्था के अंतर्गत, जहां पे कोई भी टकसाल शुल्क देने में सक्षम था। सिक्कों के पीछे अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है, लिखवाया। तो याद रखेंगे, सिक्कों के ऊपर क्या लिखवाया अकबर ने, अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है, या इसको कह सकते हैं कि अकबर ही अल्लाह है। अकबर क्या है, अल्लाह है, यानी भगवान है। तो सिक्कों के पीछे अल्लाहू अकबर लिखवाया, जिसका अर्थ था अकबर महान है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह महान है, यह अकबर ही अल्लाह है, यह अपने सिक्कों के पीछे लिखवाया। तो यह इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने अपने सिक्कों के पीछे क्या लिखवाया, तो अल्लाहू अकबर। आज भी जो नमाज पढ़ा जाता है तो इसी नाम से पढ़ा जाता है, अल्लाहू अकबर से शुरुआत किया जाता है, अल्लाहू अकबर, जिसका अर्थ है अल्लाह महान है, यह अल्लाह सबसे बड़ा है, यह अकबर ही अल्लाह है। यही चीज लिखवाया, अल्लाहू अकबर। सिक्कों से कलमा एवं खलीफा के नाम को हटाकर सूर्य एवं चंद्र लिखवाया, अर्थात जिसका मतलब होता था राम सीता। तो हिंदुओं के प्रति वह इतना उदार था अकबर कि सिक्कों से कलमा एवं खलीफा के नाम को हटवा दिया और उसकी जगह क्या लिखवा दिया, सूर्य एवं चंद्र, जिसका मतलब था राम सीता। तो सूर्य एवं चंद्र लिखवाया, याद रखेंगे, जिसका मतलब था राम सीता, यानी कि सिक्कों के पीछे कलमा एवं खलीफा के नाम को हटाकर सूर्य एवं चंद्र लिखवाया, जिसका मतलब होता था राम सीता। झरोखा एवं तुला दान की शुरुआत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तौलने वाली चीजों का उसने शुरुआत किया और झरोखा का भी इस्तेमाल किया। झरोखा जिस पर जो एक प्रकार का बैठने का साधन होता था, जहां पे अकबर झूला झूलता था, झरोखे पे, आज भी कहा जाता है कहावत में, झरोखे पे बैठना। तो झरोखा एवं तुला दान की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने। याद रखेंगे कि झरोखा एवं तुला दान की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने। अब हम लोग आते हैं भू राजस्व प्रणाली की। तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व, जिसे माल वाजिब कहा जाता था, यही था। याद रखेंगे कि अकबर के समय आय का जो प्रमुख स्रोत था वह क्या था, भू राजस्व, जिसे माल वाजिब भी कहा जाता था। तो आय का प्रमुख स्रोत माल वाजिब यानी कि भू राजस्व था अकबर के समय।
अकबर द्वारा भूमि माप पद्धति के लिए अपनाई गई जब्ती प्रणाली में सुधार कर टोडरमल पद्धति को अपनाया गया। तो अकबर ने भूमि माप के लिए जो जब्ती प्रणाली इस्तेमाल होती थी उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह टोडरमल पद्धति को अपनाया, क्योंकि उसके राज्य में टोडरमल नामक एक महत्वपूर्ण मापने वाला एक प्रकार का राजा रहता था जिसका नाम था राजा टोडरमल। आज भी टोडरमल का जो माप पद्धति है इस्तेमाल होता है। तो अकबर द्वारा भूमि माप के लिए अपनाई गई जब्ती प्रणाली में सुधार कर टोडरमल पद्धति को अपनाया गया। टोडरमल पद्धति में 4 हिस्से होते हैं। तो यह जो टोडरमल पद्धति है इसके 4 हिस्से। पहला 10 साल, 10 यानी कि दह, अकबर यानी मुगल काल में 10 को क्या कहा जाता था? फारसी में दह, याद रखेंगे, फारसी में 10 को दह कहा जाता था। तो 10 या 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब देना होता था। तो प्रत्येक 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब देना होता था टोडरमल पद्धति के दौरान। तो प्रत्येक 10 साल या जिसे फारसी में दह कहते थे, 10 को दह, तो प्रत्येक 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब देना होता था। राजस्व या लगान की दर कितनी निर्धारित थी? तो कुल उपज का 33% यानी कि 1/3 भाग 1/3। तो अकबर के समय राजस्व या लगान की जो दर थी वह कितनी निर्धारित थी? तो कुल उपज का 33% या 1/3 भाग 1/3। याद रखेंगे, लगान की दर या भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित थी? तो 1/3, 33% या 1/3 हिस्सा। मापन की इकाई क्या थी? इलाहीगंज। तो भूमि मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था? इलाहीगंज। जिस तरह सिकंदर सूरी ने अपने नाम से गजे सिकंदरी का इस्तेमाल किया, हुमायूं ने सिकंदरे गज का इस्तेमाल किया, लेकिन और शेरशाह सूरी ने भी सिकंदरे गज का इस्तेमाल किया, लेकिन अकबर ने भूमि माप के लिए इलाहीगंज का इस्तेमाल किया। याद रखेंगे, किस चीज का? तो भूमि माप के लिए टोडरमल पद्धति के अंतर्गत इलाहीगंज का इस्तेमाल किया। दक्षिण भारत में टोडरमल भूमि माप पद्धति मुर्शिद कुली खां के द्वारा अपनाया गया। तो दक्षिण भारत में टोडरमल भूमि माप पद्धति को किसके द्वारा अपनाया गया? मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का गवर्नर बनता है, जो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में टोडरमल माप पद्धति को किसने अपनाया? तो मुर्शिद कुली खां ने। याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके समय में भूमि को क्या कहा जाता था और किसान को क्या कहा जाता था। भूमि और किसान पर तो सबसे पहले हम लोग किसान पे आते थे। तो अकबर के समय 3 प्रकार के किसान होते थे। पहला पाली कास्त कहलाता था। कास्त का मतलब होता था किसान। याद रखेंगे। तो पाली कास्त, दूसरा खुद कास्त और तीसरा मुजारे। तो पाली कास्त, खुद कास्त और मुजारे। पाली कास्त का मतलब होता था अपनी जमीन पर खेती करने हेतु दूसरे गांव जाने वाले किसान, यानी कि अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दूसरे गांव जाने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो पाली कास्त कहा जाता था। यानी कि दूसरे गांव में जाकर खेती करने वाले किसानों को पाली कास्त कहा जाता था। खुद कास्त, स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, अपनी जमीन पर स्वयं के खेती करने वाले किसानों को खुद कास्त कहा जाता था। जबकि मालिकों की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो मुजारे कहलाते थे। तो मालिकों की जमीन पर खेती करने वाले किसान
मुजारे कहलाते थे। तो किसान के कितने भाग? 3 भाग। पाली कास्त, कास्त का मतलब होता है किसान। पाली कास्त जो दूसरे गांव में जाते थे खेती करने के लिए। खुद कास्त जो स्वयं अपनी जमीन पर खेती करते थे। और मुजारे जो मालिकों की जमीन पर खेती करते थे। तो ये थे किसान के भाग। अब हम लोग आते हैं भूमि। भूमि को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था अकबर के समय। तो भूमि को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था। तो पहला, प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि, जिसे पोलज कहा जाता था। प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। 19 वर्ष तक खेती न की जाने वाली भूमि को परत कहा जाता था। जिस भूमि पर 19 वर्ष खेती नहीं की गई थी उन्हें क्या कहा जाता था? परत कहा जाता था। याद रखेंगे, 2 से 3 वर्ष खेती न की जाती हो उन्हें चाचर कहा जाता था। जिस जमीन पर 2 से 3 वर्ष खेती नहीं की गई होती थी उन्हें चाचर कहा जाता था। जबकि 5 वर्ष से अधिक खेती न की जाती हो उन्हें बंजर कहा जाता था। तो 4 प्रकार की जमीन होती थी। भूमि के प्रकार अकबर के समय, अकबर के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत, पहला, प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि जिन्हें पोलज कहा जाता था। यानी कि जो जमीन प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उन्हें पोलज कहा जाता था। 19 वर्ष तक जिस जमीन पर खेती नहीं हुई होती थी उन्हें परत कहा जाता था। 2 से 3 वर्ष जिस जमीन पर खेती नहीं की जाती थी उन्हें चाचर कहा जाता था। और जिस जमीन पर 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं होती थी उन्हें बंजर कहा जाता था। याद रखेंगे। तो पोलज, परत, चाचर और बंजर 4 प्रकार के भूमि होते थे अकबर के समय। याद रखेंगे। पोलज, जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, 19 वर्ष तक खेती नहीं होती थी, जिस पर 19 वर्ष तक खेती नहीं हुई होती थी उन्हें परत, 2 से 3 वर्ष जिस पर खेती नहीं होती थी उन्हें चाचर, और जिस पर 5 वर्ष से ज्यादा खेती नहीं हुई होती थी उन्हें बंजर कहा जाता था। याद रखेंगे। अकबर चित्रकारी का बहुत बड़ा शौकीन था और यहीं से चित्रकारी, मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत भी होती है, अकबर के शासनकाल से है। इसीलिए अकबर ने चित्रकारी का कारखाना या चित्रकला का विभाग, जिसे चित्रशाला भी कहा जाता है, आगरा में बनवाया। भवन की भित्तियां यानी कि दीवार सुंदर चित्रों एवं नमूनों से भरी पड़ी थी तथा चित्रकारी के लिए पूरे सामान की व्यवस्था कराया। और प्रमुख चित्रकार कौन था? तो अब्दुस समद। ये परीक्षा में आया हुआ कि अकबर का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो अब्दुस समद। दरबारी चित्रकार कौन थे? तो दसवंत एवं बसावन। जबकि अन्य चित्रकार थे महेश और मुकुंद। याद रखेंगे कि अकबर चित्रकारी का बहुत बड़ा शौकीन था, इसीलिए अकबर ने चित्रकारी का कारखाना बनाया, अर्थात चित्रकला का एक विभाग बनवाया, अर्थात चित्रशाला बनाया। कहां पे? अकबर ने, जहां पे भवन की भित्तियां यानी कि जो दीवार थी वह सुंदर चित्रों एवं नमूनों से भरी पड़ी थी। साथ ही साथ चित्रकारी के लिए उस कारखाने में, उस चित्रशाला में या उस चित्रकला के विभाग में जितनी सारी सामान होती थी चित्रकारी के लिए उन सभी की व्यवस्था कराया। और उसके समय में सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था अकबर के समय? अब्दुस समद। अब अब्दुस समद सबसे प्रमुख चित्रकार था। दरबारी चित्रकार कौन थे? दसवंत एवं बसावन। ये दरबारी चित्रकार थे, दसवंत एवं बसावन। जबकि महेश और मुकुंद ये और अन्य चित्रकार थे। तो याद रखेंगे, ये पूछा गया है कि चित्रकारी का कारखाना किसने बनाया? तो अकबर ने। या फिर चित्रकला का विभाग की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। या आगरा में चित्रशाला किसने बनाया? तो अकबर ने। जहां पे भवन की भित्तियां या भवन की दीवार सुंदर चित्रों एवं नमूनों से भरी पड़ी थी तथा उस चित्रशाला में, चित्रकला के विभाग में या चित्रकारी के कारखाना में जो भी सारी व्यवस्था थी, पूरे सामान की व्यवस्था कराया।
किस चीज के लिए? चित्रकारी के लिए। और अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था अब्दुस समद। और दरबारी चित्रकार कौन थे जो उसके दरबार में रहते थे? दसवंत एवं बसावन। जबकि अन्य चित्रकार थे महेश एवं मुकुंद। याद रखेंगे, महेश एवं मुकुंद अन्य चित्रकार थे, जबकि दसवंत एवं बसावन दरबारी चित्रकार थे। तो ये तो था हमारा अकबर। अकबर का और भी सारे कुछ है, जैसे मनसबदारी प्रथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो ये तो था अकबर का आज का स्थापत्य कला, साहित्य की चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली, चित्रकारी आज हमने देखा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मनसबदारी और साहित्यिक चर्चा अकबर की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए